हेलो क्लास 11th स्टूडेंट सभी को नमस्कार। तो ये है जो हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें हमारे नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज इस लेक्चर में हम हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का यही हिस्सा है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स एक्चुअल में क्या है, लिमिट द डिग्री ऑफ इंस्पायरेशन एंड प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। मतलब ये वो रिफ्लेक्स है जो जब हम सांस लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सांस लेते हैं, तो हमारे लंग्स जो हैं उनमें हवा फिलअप होती है, भरती है, तो लंग्स ज़्यादा ओवर इन्फ्लेंट नहीं, मतलब ज़्यादा फूले नहीं, मतलब जो उनको मतलब ओवर इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करती है ये, ठीक है। ये रिफ्लेक्स ये क्या करती है, डिपेंड ऑन द स्ट्रेच रिसेप्ट। जैसे कि हमने सांस लिया, सांस लेते ही डायाफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया एयर का, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमारे जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, किस में प्रेजेंट है, वो वाल ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, और स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे तो वो एक मतलब एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, इनहिबिटरी इन्फॉर्मेशन किसके पास, वो इनहिबिटरी इन्फॉर्मेशन जाएगी रेस्पिरेटरी सेंटर के पास। और फिर रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, सांस जो हम ले रहे हैं उसको तो वहीं स्टॉप कर देगा, रुकवा देगा, और फिर हम सांस छोड़ना शुरू कर देंगे। और ये एक्चुअली प्रोसेस किसके लिए होता है, ताकि हमारे लंग्स में ज़्यादा हवा न भरे और वो फटने की उसमें स्टेज में न पहुंचे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक रिंग ब्रेव रिफ्लेक्स इस प्रकार से काम करती है। देखिए आगे इसमें, जैसे देखो इंस्पायरेटरी सेंटर है आपका पोन्स और मेडुला, ठीक है, और इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। ये जो है मैं से गया फेरेनिक नर्व के पास, जब हम सांस लेंगे तो फेरिक नर्व क्या करेगी, डायफ्राम को नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, तो जिससे लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर उसके अंदर भरेगी, एयर भर रही है, तो एयर भरते ही जब वो ज़्यादा ओवर इन्फ्लेंट की कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे, तो उसी टाइम जो लंग्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर जो हैं एक्टिव हो जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन देंगे वेगस नर्व के थ्रू, किसको, इंस्पायरेटरी सेंटर को। ये वेगस नर्व जो है स्ट्रेच रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को, मतलब न्यूरॉन की तरह काम, न्यूरॉन होगी ना, सेंसरी न्यूरॉन, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ पर पहुँचाएगी, इंस्पायरेटरी सेंटर के पास। तो इंस्पायरेटरी सेंटर के पास जैसी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ये इनहिबिटरी काम करेगी। इनहिबिटरी का मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वो जो हम अंदर सांस ले रहे हैं वो मंदी पड़ जाएगी, और फिर हम सांस छोड़ना शुरू कर देंगे, ताकि हम लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें ओवर इन्फ्लेमेशन से, ठीक है, ओवर इन्फ्लेटेशन से, ठीक है। देखिए ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टू, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। जो हमारा शरीर है उसमें ये एबिलिटी होती है कि रेस्पिरेटरी रिदम बनाए जाए, और जो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, सांस की जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसकी डिमांड के अनुसार हम सांस लें, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। जो हमारा मेडुलर रीजन है उसमें भी एक सेंटर प्रेजेंट होता है, स्पेशल सर्जेंट प्रेजेंट होता है, सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, और यही रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्टिंग में यही रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक तो नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। तो इसमें ये जो है ऊपर जो है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इसके अंदर, और ये पोन्स वाला हिस्सा दिखा रखा है, मेडुला दिखा रखा है, और मेडुला में जो है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC है, ठीक है। और ये किस प्रकार से, जैसे कि लंग्स हैं, लंग्स जैसे जो रेड कलर के दिखा रखे हैं, ये एक तरह से स्टिमुलेशन दिखा रखा है इसमें, कि भाई किस प्रकार से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल स्टिमुलेट करेंगी, फिर डायाफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये पोन्स और मेडुला वाला पूरा हिस्सा मैग्नीफाइंग करके दिखा रखा है ब्रेन का, ठीक है बेटा, ठीक है। नेगेटिव इनहिबिटरी होता है, नेगेटिव जो साइन है वो इनहिबिटरी है, ठीक है, और जो प्लस का जो साइन दिखाई दे रहा है वो स्टिमुलेटरी है, ठीक है। ये देखिए ये आपका पूरा पोन्स वाला हिस्सा दिखा दिया। पोन्स वाले हिस्से में क्या प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स। और ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स को ही हम पूरा जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स के पार्ट हैं, बेल्जिंगर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस
न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस, कार्डल एंड रेस्टल पोर्शन न्यूक्लियस एम्बिगस। तो ये पार्ट जो है पूरे जो सारे मिलके क्या बनाते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वाले जो पूरे पार्ट हैं ये क्या मिलके बनाते हैं, आरआरसी क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बनाते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ये बात आपको क्लियरली याद रखनी है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट विल बी प्रेजेंट इन पॉन्स बट इन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या करता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आरआरसी है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है। क्या करता है, इनको रेगुलेट करता है, इनको मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मतलब एक तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट विल बी प्रेजेंट इन मेडुला, बट जो अनदर सेंटर प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, पॉन्स के अंदर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं इसको। और ये किसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। कहने का मतलब ये है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर किस प्रकार से कंट्रोल करेगा, ये कहेगा जैसे कि मान लो ऑक्सीजन की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या करेगा भाई, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहेगा कि जल्दी से भाई आप सांस छोड़ो, वेंटिलेशन को बढ़ा देगा, सांस छोड़ो, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लो। तो एक तरह से ये कहेगा, ये इस प्रकार से मॉडरेट करता है कि हमें कितना सांस लेना है और कितना छोड़ना है, ठीक है। अगर जैसे मान लो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल है, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, तो फिर हम धीमे धीमे सांस लेंगे। और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्चुअल में किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं ज़्यादातर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसी की वजह से एक्टिव होंगे और ये क्या करेंगे, फिर एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहेंगे भाई जल्दी जल्दी वेंटिलेशन करो, सांस जल्दी जल्दी छोड़ो, ठीक। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जो न्यूरल सिग्नल आएंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर से वो रिड्यूस कर देंगे किसका, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय आफ्टर द रेस्पिरेटरी। और जो ड्यूरेशन है देखो दोनों नॉर्मल चीज़ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है इंस्पायरेशन का उसको रिड्यूस कर देगा न्यूरल सिग्नल जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से आएगा, और रेस्पिरेटरी रेट को भी ये अफेक्ट करेगा। देखिए ये जो एरो दिखा रखा है ब्लू वाला, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया जो कि पॉन्स के अंदर प्रेजेंट है, जबकि मेडुला के अंदर आरआरसी प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक। तो इस प्रकार से कंट्रोल करते बेटा। फिर एक कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। एक कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो रिदम सेंटर के अंदर नहीं, रिदम सेंटर के साथ में प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव। और वो किसके प्रति सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के प्रति, क्योंकि जैसे ही इनका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये फिर किसको इन्फॉर्मेशन देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके रिदम सेंटर को मिलेगी। तो आपको ध्यान होगा मैंने सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की बात की थी, ठीक है, तो वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर यही है, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरिया जो बोला है वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का ही है। Increase in the substance can activate the center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which the substance can be eliminated। जैसे ही इनकी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सब्सटेंस की इंक्रीज होगी तो ये सेंटर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिव होते ही एक सिग्नल जाएगा द रिदम सेंटर के पास और फिर वो नेसेसरी एडजस्टमेंट जो है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो करेगा, और ताकि इन सब्सटेंस को जल्दी से जल्दी वेंटिलेशन के द्वारा बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, आपको पता है ये कौन सा है, पेरिफेररी, कौन सा है ये, पेरिफेरल सेंटर है ये आपका, ठीक है। पेरिफेरल सेंटर में हमने बात की थी ना अपने आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट थे उसके अंदर, वो भी रिकॉग्नाइज किसको कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को, और वो सिग्नल भेज रहे हैं किसको, रिदम सेंटर को, ताकि उनको रिमीडियल एक्शन का मतलब उनको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जा सके। हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई वो रोल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे 60 mmHg से ऑक्सीजन कम होती है तभी ये ऑक्सीजन के प्रति कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं रिदम सेंटर को, नहीं तो ये रिसेप्टर जो रिसेप्टर है
पेरिफेरल जो सेंट्रल रिसेप्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो केवल किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को, ऑक्सीजन को नहीं करेंगे। ठीक है, इनका लेवल बढ़ता है तो ही ये एक्शन लेंगे भाई। ठीक है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। वही बता दी इसने कि ऑक्सीजन का रोल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में बहुत ही कम है। ठीक है, ज़्यादातर किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का ही है तो हाइड्रोजन आयन का भी बनेगा उसमें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर ऑफ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आप इसको नोट करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।